फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको एक संस्थान की तरफ से बुके। थैंक यू सर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज आप देख रहे हैं कि कैसे आपके साथ या आप जिस प्लेस पर बैठे हैं वहाँ पर बैठने वाले एक स्टूडेंट जो आज उनके लिए VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण है उनकी डेडिकेशन का, उनकी मेहनत का। उन्होंने जो सालों परिश्रम किया, उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया है कि गुरु से शिक्षा लेकर आज गुरु के समीप बैठकर उनसे सम्मान प्राप्त करने। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके इस मेहनत के लिए। ये जो दौर था ये आसान दौर नहीं, 2019 से लेकर 2023 तक का ये दौर, जिसमें आप में हमने सब ने एक पैंडेमिक दौर देखा। बहुत से लोग टूट गए, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने संयम रखा, अपने धैर्य को कायम रखकर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोइंग प्लेटफॉर्म पर काम किया और आज इस मुकाम को प्राप्त किया। तो अब हम जानेंगे कि इस जर्नी में मैडम ने कैसे कैसे सेक्रीफाइस किए, इस पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कैसे अपने संयम को बरकरार रखा और क्या उनकी स्ट्रेटजी रही कि उन्होंने अपने प्रीलिम्स को, मेंस को, इंटरव्यू को लगातार पहली बार में ये अचीवमेंट प्राप्त किया। इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं जोरदार स्वागत करना चाहूँगा मैम का। प्लीज़ आइए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मैंने 2018 में यूजी में एंटर किया था। 12th के बाद मैं इंदौर होलकर साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ने में अच्छी हूँ, एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा अच्छा था, 92% थे 12th में, तो होलकर साइंस मिल गया था। इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में आपने सुना होगा, 80,000 पर ईयर मिलती है। तो उस बेसिस पे सोचा कि ये तो जुगाड़ हो जाएगा कि रहने खाने का तो हो ही सकता है, तो वो हुआ। 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 19 में तो आया नहीं था इसका नोटिफिकेशन MPPSC का, 20 में आया। तो 20 मतलब 19 में ही मेरा एज हो गया था 21 ईयर का। मैं अपीयर हुई। मैंने पहले बेसिक NCERT जो चीज चल रही थी, NCERT हो गया, न्यूज़पेपर, ये कंटिन्यू पढ़ते जाती थी। ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी सर की। तो उसमें स्टार्टिंग में जो मेरा मीडियम था वो हिंदी था, बट मुझे UPSC करना था तो मैंने मीडियम चेंज किया, इंग्लिश मीडियम किया। तो स्टार्टिंग में जब पढ़ते थे हम न्यूज़पेपर तो कुछ समझ नहीं आता था। एक मतलब पैराग्राफ को मुझे 3 बार पढ़ना पड़ता था, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थे हम लोग। तो धीरे धीरे पढ़ने की हैबिट डेवलप हुई। फिर इंग्लिश में कन्वर्जन करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। NCERTs पढ़ा मैंने पहले, इंग्लिश में एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा, उसको फिर हाईलाइट किया, कुछ नोट्स भी बनाए मैंने NCERTs के, वो सब रख दिया था। फिर जैसे एज हुआ तो मुझे लगा कि MPPSC के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो मैं दे देती हूँ। तो मैंने बस 2 महीने पढ़ी थी MP ढंग से, और बाकी जो चीज़ें थी उसको रिवाइज किया। जनवरी समथिंग 12 जनवरी को मेरा 2019 का प्रीलिम्स का पेपर था। तो उसमें मेरे 76 मार्क्स थे, तो मतलब मैं क्वालिफाई थी। फिर लगा कि 3-4 महीने बाद हमारा मेंस होना है, बट फिर आ गया अपना कोविड। तो चलता गया बढ़ता गया। बट कोविड पीरियड में भी मैंने आंसर राइटिंग छोड़ी नहीं। सर से इंस्टीट्यूट से कुछ फ्री आंसर राइटिंग का चल रहा था, सर के माध्यम से गाइड किया जा रहा था उनको। तो क्या हुआ, तो वो फ्री आंसर राइटिंग में फ्रेमिंग करना सिखाते थे। तो डेली का मैं घर में 2-4 घंटे पैंडेमिक के टाइम में भी आंसर राइटिंग करती थी और पढ़ती थी, और जितने पॉसिबल हो सके नोट्स बनाती थी आपके। तो मेरा पेपर 1 बहुत स्ट्रांग हो चुका था। पेपर 1 का बहुत अच्छा स्ट्रांग हो चुका था। सारे जो टॉपिक्स थे उसके पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बन चुके थे मेरी। मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस की है मेंस के लिए, क्या बताऊँ। मतलब ऐसी कई रद्दी रख दी हुई है मैंने तो, लिख लिख के 3 मार्कर प्लस। पहले पेज भी ज़्यादा थे, मेरी स्पीड कम है, तो मैं क्या करती थी कि थोड़े बड़े वर्ड में लिखती थी और गैप ज़्यादा देती थी ताकि क्लैरिटी आ जाए उनको। ये चलता रहा। फिर पैंडेमिक में ऐसा ही गुजर गया। फिर 20 तो ऐसे ही गुजर गया। फिर 21 में क्या हुआ, 21 में मेंस हुआ था। 21 में मेंस का था। फिर मेंस मेरे सारे बहुत अच्छे, 19 के तो मेंस सही में बहुत अच्छे गए थे और मैं सेटिस्फाइड भी थी, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। वेट करते करते थक गए थे। फिर जुलाई समथिंग में हमारा 20 का प्रीलिम्स था। तो 20 में जब ज़्यादा नंबर नहीं है मेरे, क्योंकि मुझे लग रहा था 19 में तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी, क्या पढ़ना 20 के लिए अब। लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो सका मैंने रिवाइज किया। तो मेरे 68 या 7 मार्क्स थे उसमें प्रीलिम्स में 2020 के। फिर ऐसे ही दौर चलता गया वेट। फिर 21 में क्या हुआ, फिर CDS भी दिया था मैंने, सितंबर में था, तो CDS भी निकल गया था फिर मेरा। उसके साथ फिर रिजल्ट आ गया 31 को, किसका, 2019 के मेंस का, तो नाम तो मेरा था उसमें। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती गई। फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया हमने ऑलमोस्ट 1-2 महीने। तो इंटरव्यू के लिए 19 के इंटरव्यू के लिए भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, उसमें जितना डेडिकेशन होता है वो किसी अटेम्प्ट नहीं होता। वो मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है क्या?
क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा जील रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। और जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है कि यार मैंने ये कर दिया, मुझे निकालना है मेंस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरा जुनून यही था 19 की पूरी यात्रा में। फिर ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ जो भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है 19 के साथ। अब जितने टाइम बचा है वो 2020 के मेंस के लिए देते हैं। ऑलमोस्ट 40-45 दिन थे, नया सिलेबस था। तो एमपीपीएससी में क्या होता है, जैसे टॉपिक देते हैं उसी के आर पार घूमती चीज़ें, और बहुत सिंपलेस्ट वे में 3 लाइन लिखना होता है और फिर 10 लाइन लिखना होता है मेंस में बस। तो बस छोटी छोटी नोट्स प्रिपेयर किया और पता था कि पेपर 3 19 में लोगों को गिराया है, तो पेपर 3 को सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले पेपर 3 उठा के उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया मैंने, ये किया। और ऐसे मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है ऐसे में, और हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वाली ही थी मैं, तो हिंदी में मुझे प्रॉब्लम नहीं जाती ज़्यादा। तो ये 2 मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गए। और पेपर 3 इसको उठाया और फिर मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा 20 का मेंस निकलेगा, लेकिन जब सबसे मिली तो सभी का रद्दी गया। 20 का मेंस लगा, चलो ठीक है देखते हैं रिजल्ट आएगा। फिर देखा तो हो गया था 20 का भी। जब जैसे ही देखा तो मेरा नाम था उसमें भी, मेन में। फिर इंटरव्यू के लिए 20 में मैंने प्रिपेयर किया अच्छी खासी। तो इंटरव्यू के लिए मैं बताना चाहूँगी, आप अपनी हॉबी जो है अभी से डेवलप कर ले। जो भी है अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप में क्या पोटेंशियल है। हर किसी में अलग अलग पोटेंशियल होता है। किसी को कविता लिखना पसंद होता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग पसंद होता है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद होता है, किसी को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। ये सब अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ होते हैं। तो वही है, सबसे पहले हॉबी डेवलप कर लो आप, और धीरे धीरे आप में क्या क्वालिटी है, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने डिटरमिन हो, कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, ये सब भी नोटिस करना जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल से आपको 3 क्वालिटी पूछ लेंगे बच्चे, उसी में हेसिटेट करते हैं मुझमें क्या क्वालिटी है। भैया आप इतने बड़े हुए हो, आपको क्वालिटी नहीं पता आपकी 3, तो गलत बात है ना, ये तो जानना चाहिए आपको। और वीकनेस भी, हर किसी में वीकनेस होती है, प्लस माइनस बराबर बैलेंस होता है, हर जगह वही चलता है। अभी आपका अच्छा समय है तो कल बुरा आएगा, उसके लिए रेडी रहो। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होना भी बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यू में मेरा गायकवाड़ सर का बोर्ड था। गायकवाड़ सर के बोर्ड में मेरे को हाईएस्ट मार्क्स है, 140 मार्क्स है। मेरा इंटरव्यू भी ज़्यादा नहीं चला, मेरा बस 15 मिनट में भी चला है। गौतम, जैसे गायकवाड़ सर थे, साइड में गौतम सर थे, पहले वो भी मेंबर थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो इतना सुना रहे थे मुझे, मैं कंटिन्यू बस सुनते जा रही थी, स्माइल करके ओके सर, थैंक यू सर बोल रही थी। बस यही चल रहा था। मुझसे बहुत कुछ पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता था फैक्चुअल चीजें, तो बस मैं स्माइल करके थैंक यू सर बोलते जा रही थी बस। और गायकवाड़ सर सब नोटिस कर रहे थे। और जैसे 4 लोग बैठे, इधर 2 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा था कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहती हो, आप क्या ही कर लोगी। 1-2 काउंटर क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, मैं एक रिस्पॉन्स देगी दूसरे में मुस्कुरा देती, बस कुछ नहीं बोलना है मुझे बस। क्योंकि बड़े लोग रहते हैं ना, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, वो चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करें, जितना हो सके उनको सुने। आप पेरेंट्स या दादा दादी के साथ भी यही होता है, हम उनको जितना सुनते बोलते हैं कि ये मेरा अच्छा बेटा या बेटी है, ये होता है। बस यही है। और मेंस के लिए टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। एमपीपीएससी में अभी जो 3 मार्कर और 10 लाइन वाला जो पैटर्न अपनाया है, उसमें टू द पॉइंट होना और जितना क्लियर लिखना है, और हाईलाइट करो। आपको जो भी लग रहा है कि ये मेन पॉइंट है तो उसको हाईलाइट कर दो सबसे पहले आप। और पेपर 3 को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। इसके लिए रियली 6 से जो 10-12 तक की एनसीईआरटी है उसको क्लियर करो। आते हैं क्वेश्चन, 3 मार्कर वहीं से उठाता है, 6 मार्कर उठाता है। 19 का पेपर बता दूंगी मैं आपको, एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। 20 के क्वेश्चन में लूमिंग वाला एनसीईआरटी से आया है, ये लोग नहीं पढ़ते हैं। और मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं करना। यूपीएससी सीसेट प्लस ये अपना पेपर 3, यही गेम कर रहे हैं ना अभी, तो आउट कर रहे हैं बच्चों को डायरेक्ट। आईआईटीज वाले क्वालिफाई हो रहे हैं सीसेट में बस। सीसेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी एक जोक चल रहा था कि जिनने भी सीसेट निकाला है उन लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू होना चाहिए। हाँ, है ना, क्योंकि वो वास्तव में इंडिया के मतलब अच्छे लोग हैं, नॉलेजफुल, तभी वो सीसेट निकाल पाए होंगे। 7 लाख में से कोई 85,000 लोगों का सीसेट निकला है, तो उसमें से 14,000 कॉल आया इंटरव्यू कॉल। एक मेरा फ्रेंड है आईआईटी कानपुर से, उसके 2-3 मिनट में बन जाते हैं। बोले सीसेट के सारे मैथ बना लिया। बोले, मैंने बोली आईआईटीज नहीं वाले थोड़ी ना देते सारे यूपीएससी, बाकी नॉर्मल लोग भी तो देते हैं। चलिए, कोई स्ट्रेटजी कुछ पूछना है? देखो
पूरा बैठ लो MPPSC बड़ी बैठ लो बैठ लो आपसे कोई दिक्कत नहीं। देखो पूरा MPPSC का जो सिलेबस है उसमें 3 मार्कर के लिए जो भी टॉपिक गिवन है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल करंट का रह रहा है तो वेल एंड गुड है ना। और 11 मार्क्स के लिए मेरा जितना पॉसिबल हो सकता था, मैं न्यूज़पेपर नॉर्मल पढ़ती ही हूँ तो मैं लोगों से थोड़ा डिफरेंट करने के लिए विशेष डाल के करंट अफेयर का एक लाइन ही लिख देती थी ताकि वो लोगों से अलग हो पाए मेरा, बस ये चल रहा था। वो 1 महीने में मैंने यही किया कि मैं लोगों से हटकर कैसा करूँ, तो मैं करंट को उसमें जोड़ देती थी। इथिक्स में सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो अच्छे काम जो अवार्ड मिलते हैं सिविल सर्विस, कल्चर वाला तो आता ही आता है। एक जो मध्य प्रदेश जो आयोग की जो एग्जाम होती है उसमें कल्चर से रिलेटेड एक टॉपिक आता ही आता है ऐसे का, तो उसमें वही कल्चर से रिगार्डिंग जो अच्छे वर्ड होते हैं वो चूज कर लो। न्यूज़पेपर पढ़ लो, जनसत्ता का पढ़ती थी मैं 1 महीने पहले, उसके जो मेन वर्ड होते थे वो निकाल लेती थी, उन्हीं को 1-2 बार देख लो तो याद हो जाते थे, तो लिख लो फिर उसी को अपनी लैंग्वेज में। करंट अफेयर मैं ऐड करती थी पेपर 3rd में, करंट अफेयर और ऐसे में जितना पॉसिबल हो सका मैंने करंट अफेयर ऐड किया है। तो आप तो सबसे पहले ये करो कि MPPSC में जो भी टॉपिक दिए हैं सबसे पहले सभी की डेफिनेशन आपके पास तैयार होना चाहिए। हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है तो उसके लिए आपको लास्ट टाइम में लूज एंड से रिवीजन करना बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो वही करती थी। बाकी ज्योग्राफी के लिए NCERT बेस्ट है 11th की, मैंने 11th की NCERT से ही किया है मैक्सिमम, जो MPPSC का है पोर्शन वगैरह तो वहीं से किया है, और बाकी नहीं है तो गूगल से सर्च करके आपके पास जो भी नोट्स है उसका बना लो आप। ये पेपर 3rd में एनर्जी वाला टॉपिक है, उसमें तो करंट अफेयर रहता ही है, अभी क्या चल रहा है स्टेटस कि मध्य प्रदेश की सोलर एनर्जी में कितनी रैंकिंग हो रही है, विंड में टोटल कितनी हो रही है, सबसे ज़्यादा कितना हो रहा है, वो एक पॉइंट आपने ऐड कर ली करंट का ना तो लोगों से अलग हो जाता है वो। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो NCERT तो बेस्ट है, 10th तक की भी NCERT आपने कर ली ना तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और मैथ को छोड़ना नहीं है, जो भी टॉपिक गिवन है वहाँ पर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो मैथ की, क्योंकि 11 में से 11 नंबर 5 में से 5 मार्क्स से मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको मैथ के लिए। और मैथ्स का तो वेटेज हर एग्जाम बढ़ गया, हर एग्जाम में बढ़ रहा है। अभी मैं पूनम साथ कहा था तो वो मुझे सजेशन देती है सब बच्चों को लोग मैथ्स करें, पहले करें सीसेट हाँ। और फिर सालों प्रैक्टिस करते हैं, वही क्योंकि क्या है सीसेट अब टफ होते जा रहा है चीज़ों पे लेके, तो लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा आपके टेंशन है, ठीक। और वैसे यदि आपको शुरुआत में भी मैथ्स नहीं आता तो उस समय बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ। 1 महीने पहले तो प्रेशर होता है, प्रेशर में चीज़ें बहुत बिगड़ते जाती है। तो ये है मेरे मेंस में अभी 732 नंबर है और इंटरव्यू में 140 नंबर है। हाँ राहुल, और कुछ पूछूं? बिगिनर है तो MPPSC में जो 3 मार्कर आते हैं ना उसमें 3 लाइन में 1 2 3 उसके भी पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे कि सेम मेरी कॉपी मैंने लाया नहीं है, मैं सर को दे दूंगी, दिखा दीजिए कुछ बता दीजिए, कोई भी रैंडम आपको लगे। सपोज कि हमको कितने 20 लिखने होते हैं या 15 लिखने होते हैं, तो एक वाले इसमें 1 2 3 करके मैं डालती थी, दूसरे वाले में ऐसा करके मतलब लिखना है, तो तीसरे वाले में कुछ अलग अलग बना के ऐसा बना के, मतलब सेम कॉपी नहीं दिखनी चाहिए, कॉपी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट। फिर ज़्यादा ही हो रहा है तो 3 में ऐसा बना के लिख दो, जो भी हो रहा है जितना पॉसिबल हो सके डाइवर्सिटी दो अपनी कॉपी में। डाइवर्सिटी देते हैं ना तो वो जो चेकर होता है वो आपकी कॉपी में इंटरेस्ट लेता है, ऐसा मेरा उसमें हर कॉपी में चला है। मेरा 11th मार्क में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी मेरी कॉपी में, बहुत लिखती मैं आपके जैसे ही हूँ, कंटेंट मेरा जो नहीं क्वालिफाई हुआ है उनकी जैसे ही मेरा कंटेंट है, बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने फॉर्मेटिंग नहीं किया है और मैं फॉर्मेटिंग करती हूँ कॉपी में। मेरी कॉपी देख के ही मतलब अलग की लगती है, थोड़ी क्लैरिटी रहती है, कुछ सिस्टमेटिक लगती है, बस ये अंतर है। बाकी मैं कॉपी दे दूंगी, आप लोग देख लेना, उसमें हर सब्जेक्ट की कॉपी है मेरे पास, तो PDF फॉर्म में मैं सर को दे दूंगी, ऐसे ही दे दूंगी, PDF देख लेना आप। और टेस्ट सीट की कॉपी रखी हुई है, चेक करी हुई, तो वो आपको मिल जाएंगी। प्लस हमने लॉकडाउन के दौरान एक इनका वो चलाया था कोर्स टाइप का, जिसमें हम इन लोगों को रोज पर डे कुछ क्वेश्चन आंसर देते थे सर, और उस टॉपिक से आपको टॉपिक दिया, आपको तैयार करना होता था, और उस टॉपिक पे क्या करते थे कि आपको आंसर राइटिंग करवाई जाती थी। तो वो मैं उस समय जो बच्चे थे उन सबकी कॉपी हमारे पास सेव है, तो वो भी हम दिखा देंगे। हाँ, तो वो मेरी कॉपी सर के पास पूरी चेक हुई है, बहुत अच्छे से की हुई है वो सर। तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कैसे लिखना है इसमें, ठीक है। और कोई जानकारी?
बायलिंगुअल में कुछ अब तो क्या हो रहा है कि लैंग्वेज में बैरियर नहीं हो रहा है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाती है, तो वहाँ पर ऐसा कोई रोक टोक नहीं करते हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में बोलना है बोल सकते हैं वो, पर ज़्यादा जो कंफर्टेबल होते हैं MPPSC में वो हिंदी मीडियम में होते हैं, ऐसा रहता है। हाँ, बायलिंगुअल सभी लोग करते हैं, बायलिंगुअल ही होता है उसमें। इंग्लिश मीडियम में क्या चांस बढ़ जाते हैं, हाँ, स्पेशली मेंस में? मेंस में इंग्लिश मीडियम में क्योंकि जो कॉपी चेक होती है अपनी, वो हिंदी मीडियम के ही जो चेकर होते हैं, बोलते हो इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी चेक करते हैं। तो अभी तक का तो इस बार का भी रिजल्ट जहाँ तक मैंने देखा तो इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा सिलेक्शन है। और दूसरा ये कि अभी हम देख रहे हैं जो अप्रोच है MPPSC टॉपर्स के एग्जैक्टली, वो थोड़ी UPSC टच है। करंट अफेयर्स ऐड करना, हाँ। चीज़ों को सिस्टमैटिक पैटर्न में देना, ठीक। तो ये जो अप्रोच है इसका फ़ायदा मिलता है MPPSC में, अब मिल रहा है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। हाँ, स्पेशली ये तो जब 17-18 से जब जूही लोग हुआ तब से मैं जब मान गया कि UPSC बच्चे PSC में टॉप कर रहे हैं, पूरा। ठीक। ये एक है जिनका अप्रोच हुआ है, या जो UPSC कर रहे थे उनको यहाँ फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें आपका जो DC में क्या है वेटिंग में? OBC भी मेरी फर्स्ट गर्ल्स में वेटिंग है, और एक जनरल की लड़की है उसकी फर्स्ट रैंकिंग है, गर्ल्स में वेटिंग में, और सेकंड मेरी है। OBC अगर गर्ल्स की क्लियर होती है तो मेरी फर्स्ट वेटिंग है गर्ल्स में, DC में, है ना। अच्छा, एक और चीज़, मासूम ने DSP नहीं भरा, सीधे फिर DC के बाद कमर्शियल टैक्स ऑफिसर भर दिया। नहीं तो DSP मिल जाता। तो DSP इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे आगे भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। मैं चाह रही हूँ कि UPSC भी मैं अच्छे से दूँ कह के, और DSP में फील्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है और फिजिकली मुझे उतना नहीं लगता कि मैं ठीक हूँ कह के, मैं ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि मैं CTO भरूँ। तो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर मैंने सेकेंड में भरा था, मुझे मिल गया। DSP भी मुझे ईजिली मिल जाता, सेकेंड या थर्ड रैंकिंग में मेरी DSP भी हो जाती, बट मैंने CTO ही डाला था सेकेंड टाइम। और फर्स्ट मेंस है, फर्स्ट मेंस पे ही सेक्शन है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि एक ही मेंस दो, एक में ही सिलेक्शन फाइनल, ठीक। सिलेक्शन तो होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, एक बार में पूरा क्लोज करना। अब ये थोड़ा सा हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि ये कोविड कांड या PSC में जो कोर्ट केस हो गया है, डिले हो गया, नहीं तो यही बच्चे शायद 2019-20 में सिलेक्ट हो गए होते, जो आज 23 लोग हो गया, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है ना, इस बैच की गलती नहीं थी कोई भी, ठीक। और क्वेश्चन कुछ पूछना है? मेंस में वस्तुनिष्ठ आई है 2020 से, क्या आएगी? मतलब वस्तुनिष्ठ सब्जेक्ट टू टी। हाँ हाँ, टू द पॉइंट सही कह रहे हो आप, वो आई है। क्योंकि आप मार्क्स चेक करना, टॉपर के मार्क्स 808 है, पहले जो थे 900 प्लस जाते थे मार्क्स। जैसे कि अभी 18 का जो रिजल्ट आया था उसमें भी देखा होगा आपने, मार्क्स 1000 प्लस गए टोटल, लेकिन इस बार देखा होगा नहीं गए। मार्क्स में बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट चाहिए ही आपको, आंसर टू द पॉइंट आनी चाहिए। अंडरलाइन का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी जो कॉपी चेक हुई है ना आपकी, वो कंप्यूटर में होती है। सोच देखा होगा ना, आपको पता भी होगा कि हाँ डिजिटल फॉर्म में कॉपी चेक होती है, तो उसमें क्लैरिटी चाहिए आपकी। और अंडरलाइन करते हो ना, क्या होता है कि वो फट से उसका ध्यान जाता है, ठीक है। और किसी भी इंसान को आप जितनी आसानी दोगे उतना अच्छा होगा। क्यों चाहेंगे कि कोई दिमाग खराब करे आपकी कॉपी में किसी का? अच्छा, एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ बच्चों की, मुझे कोई लोग बोलते हैं सर उनके नोट्स दे दो, इनके नोट्स दे दो। तो मेरे भी जैसे टॉपर्स की बात हुई थी जो फर्स्ट रैंक, तो वही कहते हैं सर नोट्स सबके अपने होते हैं, सबके अपने होते हैं। यदि कोई ये कह रहा है कि मेरे नोट्स से आप कर लो या आपके नोट्स से, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नोट्स हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये एक गलत फहमी जो लोगों के मन में है ना कि मैं किसी एक नोट्स या एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ लूँ और मेरा हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज करना पड़ेगा। होता है कि आपका साइंस बहुत अच्छा हो तो उसमें आपने नोट्स में काफ़ी क्रिस्प चीज़ें लिखी हो, होता है कि मेरे को बहुत दिक्कत हो तो मैं ड्रिल लिखूँगा। तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है नोट्स को लेके। तो हर एक बच्चे को अपने नोट्स खुद पेपर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, है ना, ये वो जरूरी है। 5 मार्क्स में 10 लाइन आती है, तो अब वहाँ सोचते लोग इंट्रो लिखे या कंक्लूजन लिखे या डायरेक्टली लिख दे। हाँ लिखा था आपने। हाँ, थर्ड पेपर की वजह से मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड आउट हो गए। अच्छा हाँ हाँ, 60 से 70 क्वेश्चन तो मतलब 60 से 50 नंबर की मैथ आती है। कुछ क्वेश्चन गलत भी लिखते हैं। हाँ हाँ, बाकी पेपर 1 और पेपर 2 तो काफी अच्छे ही है, वो तो सभी के अच्छे। तो मूल्यांकन हो पाएगा क्या होगा। पेपर थर्ड में ही आप गए होगे। मैथ 50 मार्क्स का, और मैथ में मार्क नहीं करते हैं। मेरे 50 की 50 मार्क्स सही है। बाकी बायोलॉजी तो मुझे आती नहीं, तो मैं लूसेंट पढ़ के गई थी, जितना हो सका मैंने किया है बेस्ट अपना। एक बार क्लियर थ्योरी हुई थी। हां क्या बात है, बड़ी हो गई, देखना पड़ेगा देखते मार्क्स। हाँ वो तो है।
नंबर में ज़्यादा थोड़े ही नंबर से रुका होगा आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का था कि थोड़े ही नंबर से रुका है। कट ऑफ बहुत कम गया है इस बार सर, मेंस का भी कट ऑफ कम गया है बहुत। एक अंडरलाइन नहीं करता हूँ मैं, वो आप सुधार दूंगा। पूरा पॉइंट तो लिखने की आदत है, अंडरलाइन करो आप। मतलब लिख लेता हूँ कि प्री मार्केट में अगर ये जैसे बनेगा तो बन जाएगा। बेसिकली मैंने अभी तो घात वाला क्वेश्चन आया, हाँ हाँ। मैंने उसको लिखा था कि इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, पहला पॉइंट। दूसरा ये बिंदुसारी के नाम का, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। हाँ, ये 3 पॉइंट तो बस मिल जाएंगे इसमें 3 मार्क्स। नंबर तो दिए होंगे, पर हाँ। हिस्ट्री तो ठीक ही है, तो इसमें तो हिस्ट्री में तो नहीं करते जनरली मार्क्स, नहीं, जितने बच्चे मेरे पढ़े हैं सबकी हिस्ट्री ठीक है, सबकी क्योंकि हिस्ट्री पे मैं काफ़ी जो है काम करवा देता हूँ बच्चों को। थोड़ा पॉलिटी में जियोग्राफी गलत हो गई थी, करंट ओरिएंटेड था। हाँ इतिहास के हाँ हाँ, अफवान तूफान। ये मैंने 19 के लिए पढ़ा था, तो ये इसमें काम आ गई मुझे 20 में। हाँ, थोड़ा वो बढ़ गया। बाकी करंट वाले मेरे क्वेश्चन सही होते हैं हर बार। जो एक और 19 चीज़ है ना कि सीडीएस दे दी है मासूम, लगातार सीडीएस निकाल दी है, तो सीडीएस चक्कर में क्या है, वो यूपीएससी लेवल टच आ जाता है करंट अफेयर्स में, बाकी चीज़ों में। उसका फ़ायदा फिर यहाँ मिल जाता है कि आप एक आध पॉइंट भी नया लिखते हो, क्योंकि 90% एमपीपीएससी में क्या हो रहा है, Same. एक बच्चों का माइंडसेट है कि उनको थीम आकर की बुक ही खरीद ली पट्टों में, हाँ। और उसको एच डी याद करके एच डी लिख के आते हैं वो लोग। अब सारी कॉपी खुलेंगी, एक जगह दिखेगा तो फिर नंबर कैसे लगाएगा। तो वो जो मासूम बोलते हैं कि एक वर्ड या एक लाइन आप बदलो, ये बहुत ज़रूरी है, आप बाकी से अलग दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, सभी ऐसे दिखेंगे तो फिर एग्ज़ाम का मतलब ख़त्म। उसको हाईलाइट भी करो कि मैंने लिखा है, विशेष लिख दो, उसको कॉमा डाल दो, उसको हाईलाइट कर दो, डबल कामा, सिंगल कामा, बताओ कि मैंने लिखा है, बताना पड़ेगा आपको कॉपी में। विविधतापूर्ण होना चाहिए। हाँ, विविधतापूर्ण, और बताओ आपने जो नया किया है वो बताओ कि मैंने किया है। हाँ। तभी वो क्या आपकी कॉपी से ही तो आपको जज करने वाला है ना, वो आगे जो चेक करने वाले बैठे हैं, तो बस वही है, बताओ जितना भी है, बताओ कि मैंने ये किया है क्या। ठीक है, और कुछ बेसिक आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच लेनी चाहिए? मतलब एक रीडिंग बुक्स पढ़ लो, एक रीडिंग ले लो, रिवीजन कर लो, फिर आंसर राइटिंग लिखो, या कौन सी साइट से क्वेश्चंस उठाओ, या सर से कहाँ से क्वेश्चंस, मतलब सोर्स क्या होना चाहिए, लिखना कब से चालू करना चाहिए? पहले आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर दो अच्छी तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दो, और जो जो पॉइंट दिए हुए हैं यूपीएससी का सिलेबस में, जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें भी जो डेफिनेशन तो आई जानी चाहिए। हाँ, और उसमें डेफिनेशन तैयार कर लो, उसके साथ जो भी करंट अफेयर जो भी रिपोर्ट आती है उससे स्टार्ट करो, कंक्लूजन में भी कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट डालो या करंट अफेयर वो ऐड करो, बाकी बॉडी तो जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करो आप। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में भी जरूरी है और मेंस में तो है ही फिर। अब तो उल्टा, मतलब प्रीलिम्स में मेंस के बराबर की कॉन्सेप्ट मांगे इस बात को। हाँ। यदि आपका यदि मेंस के लिए होगा तभी प्रीलिम्स को। इतनी डाइवर्सिटी देखा ही होगा अभी प्रीलिम्स का पेपर तो आपने। अच्छा सा डीप पूछा उन्होंने, है ना। इंडिया बुक छोड़ दिए थे लोगों ने पढ़ना, वो भी वहीं से भी उठा के पूछ लिया था। मैंने सीडीएस के लिए पढ़ा था उस टाइम, तो मैंने देखा आप लोगों को बैच पढ़ाया था मैंने हाँ, इंडिया बुक 2018 में भी बस रखी हुई थी। पूनम को भी मैंने बोला कि तुम लोग बैच पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ाया था, लेकिन अभी मैं पढ़ा नहीं, बट वो जो उससे पढ़ा था ना, हाँ। उससे बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन आंसर निकला है। रहता है सर, क्लिक कर जाता है, पता है, जैसे कि ऐसा लगता है अभी हमने पढ़ना कम कर दिए तो नहीं निकलेगी एग्जाम, लेकिन वो क्लिक कर जाता है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं वो। पहले की मेहनत सही में काम आती है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। मैंने तो अपने सिलेक्शन से यही सीखा है। मैंने 6 में भी कुछ पढ़ा था, 19 में मैंने मैथ नहीं करके गई थी, लेकिन मैंने जो पहले पढ़ रखा था उसी बेसिस पे मैंने मैथ किया हुआ है 19 में भी, जो पेपर 3 में मैथ आई थी। रोज थे पिछले बार भी बच्चे 19 के पेपर 3 में। हमारे सीनियर थे, वो आईएएस बने, तो हमेशा बोलते थे कि जब मैं एग्जाम लेके बैठता हूँ मेंस का यूपीएससी का, तो मुझे ना क्लास 5-6 में जो मैंने पोएम पढ़ी है कुछ, वो तक आती है मुझे, और मैं उसको लिखता हूँ ऐसे में कहीं पे, मतलब जो भी कुछ पीछे पढ़ा है बैक ऑफ द माइंड आपके है, वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में कॉपी में आना चाहिए, ठीक, सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसका फ़ायदा होता है। ठीक है, और एग्जाम तो सारी भरो आप लोग, फॉर्म सारा जितना पॉसिबल है, यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, पीएससी जो कंडक्ट करवाता है, फॉर्म भरो आप। हाँ, ये एक बच्चों के दिमाग में है कि सीरियस नहीं बातें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे फॉर्म भरो। पता है जितने एग्जाम निकलती है ना, आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होता है। एग्जैक्टली। और एग्जाम है कि इंसान पढ़ता भी है कि नेक्स्ट मेरी एग्जाम है यार, मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं रहता तो ठीक है, यूपीएससी को तो भी 1 साल टाइम है ना, क्या ही पढ़ो अभी से। सही बात। मोटिवेशन का सोर्स ही ये होता है। अभी मैं पूनम से भी बात चली तो बताई थी कि सीडीएस में निकल गया था उसका, तो एसएसबी में इलाहाबाद गई थी ये। अच्छा, इलाहाबाद गए थे? हाँ। मैं तो नहीं गई, पीएससी से कोलाइड हो रहा था इसलिए। तो मैंने इन लोगों को ये बोला था, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके बैच में मैं बोलता था
कि सारे फॉर्म भरो, सारे सीडीज form सब भरो। भरो। तो उस समय तो तब भी शायद मेरे उससे पहले शायद सेंटर भोपाल आता था सबका, सीडीज का भी। हाँ। तो ये लोग इनके पहले बैच जैसे भोपाल देते इकट्ठे बस में एग्जाम देने का, तो इंदौर ही होने लगा है। CAPF जो आया है, EPFO का जो है, सारे पेपर भरो। मेरा अभी रिजल्ट नहीं था ना, मैं EPFO का पढ़ रही थी, EPFO का पढ़ रही थी मैं अभी। मैंने लगा पता नहीं PSC कभी क्या करेगा, EPFO पढ़ लो। मैंने एक्ट पढ़ लिए थे सारे, सिक्योरिटी वाले एक्ट, खुद से ही बना के नोट्स। तो ये वो सब है कि पढ़ना तो नहीं छोड़ना है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, और फॉर्म सारे भरो। एग्जाम कोई भी निकलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जॉब वालों को इंटरव्यू में 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते ही है। टॉपर अजय 165, क्यों? क्योंकि वो DSP थे। बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में 160, 165 जिसको मार्क्स मिले पहले से जॉब होल्डर है। UPSC में उठा के देख लो, MPPSC में उठा के देख लो। इंप्रेशन पड़ता है ना आपका, वो इंप्रेशन प्रोफाइल बनता है कि आपको है यार, आप उस पोस्ट के लायक हो, मतलब आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, रियली आप उसके लायक भी हो, ऐसा वाला एक इमेज आता है लोगों का आपके लिए। इसलिए जॉब सारे एग्जाम दो और जितना हो सिस्टमेटिक स्टडी करो, अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ, पूरा बैठ नोट्स के। बना लो जितना पॉसिबल हो सके। आपको UPSC तो- हो या MPPSC हो, दोनों में नोट्स तो मस्ट है। कुछ बच्चे तो शायद मेरे ख्याल से मासूम आती लाइब्रेरी बैठते थे आपके साथ ही में, हाँ, बैठते थे कोई लाइब्रेरी में, तो आइडिया होगा दिन भर लाइब्रेरी में बैठते थे लोग। तो बस वही काम आप लोग करो, है ना। अभी मैं पूनम से बोला था कि अभी मेंस के आंसर स्टार्ट करेंगे। हाँ। कुछ 5 बच्चे निकले हैं, तो 5 से मेरी बात हुई, तो मैं इन लोगों का शेड्यूल बना रहा हूँ। तो लाइब्रेरी में पर डे मतलब 2 दिन में टेस्ट UPSC सुबह शाम में करेंगे। और वो टीचर या इंस्टीट्यूट कोई भी आपको गाइड कर सकता है 20 से 25%। एट लास्ट आपको ही करना है। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आप में जुनून होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे करना ही है, ये टॉपिक करना ही मतलब करना ही है। मुझ में जुनून और डिटर्मिनेशन बहुत है, मतलब बचपन से ही मुझ में बहुत है ये चीज़ें। मैंने सोच लिया मुझे करना है मतलब करना है। मुझे पोस्ट मिली तो अमित सर का मैसेज भी आया, मैंने बोला सर मैं ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सर ने बोले ठीक है बेटा देख लेंगे। सर ने भी कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम 19 का है, बहुत अच्छा करना है। विश्वास सर ने भी यही बोला कि 19 का है, बहुत अच्छा करना है। बाकी 21 भी मेरे पास, 22 भी मेरे पास, बट मुझे है कि मुझे इसी में बहुत अच्छा करना था। 19 में पूरा मैंने जान लगा दिया था, ऐसा था। बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 20 का पहले आ गया, 19 का डी है। होप्स हो कि 19 में क्लियर हो के बाद में जहाँ मुझे जाना है मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ। और क्वेश्चन निबंधन को लेकर कुछ हिंदी को लेकर? हिंदी ठीक है, और कुछ? कुछ क्वेश्चंस थर्ड पेपर भी था एक, बाकी कर ही लेंगे, उसमें मेहनत करते हैं। हाँ वो हो जाएगा। थर्ड पेपर ही सबसे पहले अभी है कि आपका किसका? नहीं ये 22 का भी है, 22 का है तो पुलिस PCS की है। ओके, तो बढ़िया है। UPPCS तो काफ़ी अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड तो MPPSC से भी काफ़ी अच्छा है, मेंस का भी अच्छा होता है। ये हर बार UPSC निकाल रहा है, मेंस दे दे वहाँ का। और हर्ष भी नहीं साथ था, आप लोगों के बैच में था हर्ष, हाँ हाँ है ना। तो हर्ष का भी यूपी में हो गया अभी, और इन सबके 19 के इंटरव्यू के पेंडिंग चल रहे हैं इनके बैच के सब बच्चे। चलो और क्वेश्चन? रिवीजन देखो 6 दिन कंटिन्यू पे, पहले तो रिवीजन हो जाता है। मैं 6 दिन का बताऊँ या पहले का बताऊँ? पहले का जैसे कि रिवीजन करना है तो सबसे पहले एक बार पढ़ लिया मैंने, मुझे समझ नहीं आई, दूसरी बार पढ़ लेती हूँ। जो IMP चीज़ें मुझे दिख रही है सबसे पहले मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, या उसके मुझे लग रहा है नोट्स बनाना है तो मैं नोट्स बना लेती हूँ। ठीक है, फिर ऐसा लग रहा है ठीक है यार ये चीज़ क्वेश्चन कहीं भी मेरा क्वेश्चन लगाते रहती हूँ मैं। UPSC के हो PSC के हो, मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन लिख लो, माइंड के साथ गेम खेलो, कहीं उठा लो पेपर 3 मार्क्स के लिख के देखो कितने याद आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अच्छा मुझे वो याद नहीं आ रहा है, पलटो फिर उसको जाकर रिवाइज करो। मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए माइंड में। अगर सोच लिया कि मुझे प्रैक्टिस करना है आपको, तो अगर आपको नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप रिवीजन करोगे उस चीज़ का, ऐसा रहता है। माइंड के साथ आप जितना खेलोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। पढ़ना ही मैटर नहीं करता, ये तो जान लो आप लोग। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये आप ग्रुप स्टडी करके तू कुछ मुझसे पूछ, तू मुझसे पूछ, ऐसा करके प्रेशर क्रिएट होता है यार, उससे आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है। ग्रुप स्टडी इज बेस्ट है आपका, अगर सर्कल अच्छा है तो। पता है आपको? सही बात है, आपस में टॉपिक सेट करो, फिर डिस्कस कर लो ना। सारे एस्पेक्ट निकलाते हैं, इसमें ये भी उसता है, ये उसता है, ये सब चीज़ें करते थे सब लोग ना। क्लासरूम 2 वाला जो बोला था उसमें यही करते थे, बैठे सब लोग ग्रुप बना के 5-6 लोग क्लास के बाद लिख रहे हैं, बैठ के अपना तैयार करते हैं। अब देखो ना, आप जिसको जुनून है उसने हिंदी से इंग्लिश कर लिया, नहीं यहाँ हिंदी में हिंदी नहीं कर पाए बच्चे,
तो ये सब साथ ही पैशन का है, आपका पैशन कितना ज़्यादा है एग्ज़ाम को लेके, तो वो स्तर निकाल लेता है, जब पहुँचना है ना वो स्तर निकाल लेता है, निकाल ही लेता वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता। और इसी बैच में और बच्चे थे वो आज तक एक्सक्यूज दे रहे हैं मुझे कि सर वो ये प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम, तो एक्सक्यूज वाले का तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो केवल टाइम पास कर रहा है। और मेरे लिए मेरा मतलब सबसे इंस्पिरेशन मेरे पापा थे, मतलब एक किसान फैमिली से हूँ मैं, तो हम लोग 3 बहन भाई हैं, तो बड़े वाले का इसी साल IIT में हो गया और छोटे वाले का BMS में हो गया। तो हम लोगों को जो पढ़ाया गया है बहुत मुसीबत से पढ़ाया गया है, तो वो रहता है ना कि पापा इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। बस मैं जब भी डिमोटिवेट हुई हूँ, जब भी मेरा मन पढ़ने में नहीं लगा है, तो मैंने पापा को याद किया, मम्मी को याद किया, यार ये इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम बैठे एक रूम में क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं किया, पता है आपको क्यों? मुझे लगा वो इतना कर रहे हैं तो मैं तो रूम में भी कर सकती हूँ, तो मैं क्या करती थी अपने रूम में ही पढ़ा है मैंने, सही बात ऐसा था मेरा। अच्छा, मैंने ये पूछा लाइब्रेरी में, हम लोग मैं पूछता था मासूम से हाँ, कि तथागत में भी लाइब्रेरी में मैंने बाहर पैसे नहीं दिए, जितना हो सक रहा है अपना मिनिमम में करो, अपना बेस्ट करना है, जितना मुझे मिल रहा है उसमें मैंने बेस्ट किया है बस। मैंने से पूछा मैं कि लाइब्रेरी वाला ये क्या ड्रामा शुरू हो गया है, तो वहाँ बोलते सर मुझे समझ नहीं आता, जितने लोग लाइब्रेरी वाले हैं वो लाइब्रेरी कम बाहर जा चाय पीते हैं, तो ये एक अलग ड्रामा हो गया। मतलब आप पढ़ो लेकिन उसको पढ़ने के लिए माहौल बनाओ, ना कि टाइम पास करने। टाइम पास के अब वो जो लाइब्रेरी वाले ना वो अधिकांश लोग मुझे यहीं मिलते हैं, वो सुबह शाम चाय पीते थे बैठ के। तो ये भी चीज़ है कि अपना ग्रुप तो अच्छा हो और एक जगह अपने सिस्टम में बैठ गए, और जितना अच्छा आपकी रूम में स्टडी होती है अपनी उतना कहीं नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाहर लोगों से मिलोगे, डिस्टर्ब हो गए। एक आदमी मिला, उसने दिन भर में एक पॉइंट बोल दिया, अपन शाम तो वही सोचते रहे और अपना पूरा दिन निकल गया। इसलिए बेटर है हम किसी से ना मिलें जब तक हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब माइंड फ्रेश करना है तो हम मिल ही लोगों से। और फ्रेंड सर्कल का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बुक से परेशान हो जाती थी तो किसी भी एक फ्रेंड को कॉल कर लो, वो सारा फैक्ट बता देता था, MPPSC में ये है, ये दूसरे को कॉल करके वो करंट अफेयर बता देता था, ठीक है हो गया 5 मिनट मस्ती, आधा से 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर लेते थे, फोन पे ही कर लेते थे हम लोग, ऐसा चला है मेरा। ये PSC 2022 का मैंने 5 दिन पढ़ा था और पूरा फोन पे पढ़ा है मैंने, मेरे 80-82 नंबर हो रहे हैं फिर से, ये ऐसा चल रहा है। मैगजीन का क्या था, मैगजीन जो आपने लिखी थी कहीं? हाँ, मैगजीन टू द पॉइंट थी, उसमें सर ने डाला भी था, उसके करंट कितने फंस गए थे यार। हाँ, पढ़ा था किसी ने यहाँ से, PSC किसी ने दिया है अभी वाला? दिया ना, नहीं दिया। सभी लोग क्वालिफाई है? हाँ, कुछ है कुछ नहीं है। 84 क्वेश्चन तो हो गया आपका, तो है डन है। बहुत ही magazine से easy आया था। टू दी पॉइंट इसी से आगे नेमल पुरस्कार सब आ गए थे उसमें से। और कुछ किसी को पूछना है? खुद पर काम करो, खुद की पर्सनालिटी डेवलप करो, पता है Maturity लाओ। हाँ मैच्योरिटी। और यूट्यूब में वीडियोस देखने तो ऑफिसर कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनका मतलब बात करने का तरीका कैसा है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना पेशेंस है उनमें, कितनी पॉजिटिविटी है, उनके साथ क्या बीता तो भी वो पॉजिटिव क्यों थे, ये सारी चीजें सोचना है, समझना है, और खुद में क्या है वो देखना है आपको। ये और धीरे धीरे होता है। एक और चीज के ना किससे कितना लेना है ये भी आपको आना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम उसको कॉपी करने लगे। कॉपी नहीं करना है। हाँ। बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल और मेरी पोटेंशियल डिफरेंट होगी। मे बी मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, पर आप किसी अच्छे दूसरे काम में अच्छे हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, ऑब्वियसली होंगे आप भी, क्योंकि हर इंसान में क्वालिटी होती है, भगवान ने हर किसी में एक यूनिक क्वालिटी बनाई हुई है। ठीक है। अब आपने इसके पहले जितने भी एग्जाम्स निकाले थे उनको ज्वाइन करने के बाद ही दिया था या? देखो CDS का और ये SSB जो था ना मेरा, ये MPPSC के नियर अबाउट था, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मेरी ड्रीम जॉब सिविल सर्विस ही है। और उसके साथ साथ पटवारी का तो आया नहीं, 145 नंबर थे। उसके बाद 19 का प्रीलिम्स निकला है, मेंस इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, 20 का ये इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट 21 का प्रीलिम्स निकला है, मेंस अभी जुलाई में है, 22 का प्रीलिम्स निकला है। मैम जब अपन इतने जैसे आपने 19 में स्टार्ट करा और ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन नहीं किया बेटा, रिजल्ट ही नहीं आया है अभी। रिजल्ट नहीं आया, तो जब रिजल्ट नहीं आता हाँ। तो बहुत अनसेटलिंग नहीं हो जाता कि फिर अपने को ऐसा लगता है कि या तो आप PG कर लो या तो टेक द प्लेसमेंट्स और गो फॉर फ्रीलांस और एनीथिंग, लाइक उसको कंपनसेट आप करने ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ था। कई बार तो मैं रो देती थी कि मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। गांव वाले
जाने क्या बोलते थे कि आपकी बेटी 8 साल से पढ़ रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मैं अभी गाँव गई हुई थी, मतलब इतना प्रेशर हैंडल किया मैंने, मतलब मुझे, मैं घर के बाहर नहीं निकलती थी, पता है कभी कभी तो ये कंडीशन बनती थी मेरे साथ। अब गलती इनकी नहीं है, एग्जाम रिजल्ट ही नहीं आते। वही। मैं यदि वो रिजल्ट आया था तो उस समय ये लोग 21 साल की एज में सिलेक्ट हो गए होते। जो बच्चा 21 का था मेरे पास, उससे फ्रेश बिल्कुल आप जैसा था, 18-19 में आया था और तैयार हमने कर दिया था और खुद भी अपने साथ तैयार कर लेते। हमने इनको हर चीज़ नहीं पढ़ाई है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हर चीज़ नहीं पढ़ाई, हर चीज़ कोई किसी पढ़ा नहीं सकता, नहीं पढ़ा सकता, हम केवल इनको एक गाइडेंस देते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपको सुनाना है। अब उस आइडिया को लेके आप खुद अपना काम करो। जिसने किया वो यहाँ बैठा है, जिसने नहीं किया वो भी घूम रहा है वहाँ पे, ठीक। जब वो कर लेगा तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस है। आप जब प्रोसेस कंप्लीट करोगे तभी आप सिलेक्ट होगे फाइनली, चाहे आप आज करो चाहे 2 मिनट डाउन फेज चल रहा था, अभी अप फेज है, डाउन फेज अप फेज, पार्ट ऑफ लाइफ है ये, है ना। मैम एक और एक चीज़ रहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ का एक्सपोजर है, मैं रोज़ उसको देखती हूँ कि क्या हो रहा है, तो मुझे वो चीज़ में थोड़ी अनसेटल करती है, क्योंकि आप जिस तरीके से सर्विस को देखते हो उसको मिलने के बाद वो वैसी दिखती नहीं है, नहीं दिखती है। प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो मुझे कभी कभी थोड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है। जैसे अभी मेरे घर में आते हैं तो बताते हैं मैम आई थी, तो मतलब अभी किसी को ऐसा बुरा लगे, बट शी वाज लाइक ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइसिस ऑफ द जॉब्स, राइट, बट शी आल्सो सेज दैट शी फील्स सेटल्ड। तो आपको अगर, क्योंकि आपने भी इतना एग्जाम दिया था, आप इतने लोगों को जानते हो, आपको वो एक्सपोजर कभी परेशान करता था? नहीं, नहीं, परेशान होना भी नहीं है, वो तो जॉब अलग चीज़ है। देखिए वो तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, अभी आप बुक्स से पढ़ रहे हैं, फिर आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, वहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगाएंगे, है ना। आप ही सोचो कि मैं बुक्स पढ़ के जाऊँ कि हाउ टू कंट्रोल दैट्स, दंगे कैसे कंट्रोल करने हैं, तो वहाँ नहीं होगा, वहाँ आपको हर टाइम रैंडम डिसीजन लेना पड़ेगा, माइंड आप कैसे एक्ट करते हो है ना। वो मैटर और करेगा। कि सॉरी, हाँ हाँ बोलिए प्लीज़। जॉब में प्रायोरिटीज कैसे सिलेक्ट? हाँ, तो पहले अपनी पर्सनालिटी देखो। मैंने कहा ना डीएस में मैंने क्यों नहीं डाला, मुझे पता है कि फिजिकल मुझसे नहीं हो पाता ज़्यादा, डेट्स वाई कमर्शियल टैक्स ऑफिसर को मैंने सेकंड रैंक में डाल दिया था। पहला तो एसडीएम है, उसके बाद सेकंड, इसीलिए मैंने चूज़ किया था। और मुझे कई लोगों ने बोले कि बेटा डीएसपी में फील्ड वर्क भी ज़्यादा वगैरह होता है, और मेरा ड्रीम यूपीएससी क्रैक करना है। तो उसके लिए मुझे लगा कि ये मैंने जो जॉब प्रीफर की है सीटीयू में, कुछ टाइम मिल जाएगा तो मैं उस टाइम को उसमें डिवोट कर दूंगी, कोशिश यही रखूंगी। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मतलब आदमी डीएसपी हो सकता है, सिटी में बैठा है, तो वो उसकी, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया वो खुद का लिया, इसलिए कोई पछतावा नहीं। अदरवाइज ये डिसीजन किसी ने दिया होता तो बाहर बोलना पड़ता कि उन्होंने बोला तो मैंने ऐसा किया, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपना गोल वो आप पहचानो, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। जैसे इनने कहा कि मुझे यूपीएससी करना है, तो इन्होंने डीएसपी छोड़ के सीधे सीटीयू पे आ गए। अब आपका क्या टारगेट हो सब, है ना। चलिए और कोई क्वेश्चन विदुषी? नहीं, कुछ भी? दिव्यन का रिवीजन का मैं इनको बोलता हूँ कि देखो ऐसा है, आप नया पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। लेकिन जितना पढ़ा है उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नई चीज़ ऐड करते हो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यदि पुरानी चीज़ भूलते जा रहे हो तो नए ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो जितना आप नया पढ़ते हो उतना ही रिवीजन करो, और ये अपने पूरे पर डे का जो आपका सेशन है पढ़ने का, उसमें एक पार्ट रिवीजन और एक पार्ट कुछ नया पढ़ने का, ऐसे करना यही है, करो। ठीक है। और जितनी बार रिवीजन करोगे आप ये समझ लो कि रिवीजन वो तो फास्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब अपन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं शुरू में, तो होता है पढ़ने में आपको शुरुआत में 15 मिनट 20 मिनट लगते होंगे, लेकिन कुछ समय बाद इतनी रिकॉल हो जाएगी कि बंद करके आप हार्डली 3 मिनट पढ़ लोगे, है ना। रिवीजन का भी खेल यही है, जितनी बार आप गुजरोगे टॉपिक से, उस सेम टॉपिक से मल्टीपल रीडिंग में, आपके पास उस टॉपिक को लेके जो पॉइंट्स होंगे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक। और दूसरा बुक्स पढ़नी है, बुक्स तो स्टैंडर्ड बुक्स तो यूपीएससी के लिए पढ़ो ही पढ़ो, मस्ट है। लक्ष्मीकांत को मैंने 8 वर्ड पढ़ लिया तो भी मुझे डाउट होता है क्वेश्चन पेपर लगाते टाइम, ठीक है। तो बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। और बुक्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब भी एग्ज़ाम निकलेगा आपका तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकलेगा, मतलब एक बार में होता है कि आप पीडी निकलो, एक बार में आप फाइन निकाल दोगे, क्योंकि आपका बेस सॉलिड है। बेस सॉलिड नहीं है तो होता है धोखे से भी निकल जाए, हाँ, फिर और पता लगा पीडी निकला वही कई साल तक,
फिल्म से निकल रहा है, ऐसे ही लोग मिलते हैं, पोस्ट मिल भी जाएगी तो फिर वही क्लास 3rd की पोस्ट मिलेगी। है ना। MPPSC में इस बार केवल 5 पोस्ट थी 2nd क्लास की। पहले तो DSP थी, मैंने जो डाला CTO, और फिर SDM 3 हो गई, और फिर जिला संचालक स्कूल विभाग में थी, और एक वो प्रेस वाली थी। ऐसी 5 थी बस, बाकी सब 3rd क्लास पोस्ट हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50 पोस्ट रही होगी 2nd क्लास बस, बाकी सारी जो है 3rd क्लास पोस्ट है 2nd, मतलब हाँ तो ये रहता है ना। ये रहता है। और कुछ क्वेश्चन? कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं इनके जो मैम से मैं पूछ लेता हूँ, मैम इनका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है। हाँ, जब क्लासेस चलती हैं तो आप लोग पूछते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातें, तो टीचर्स के मुंह से तो आपने बहुत सुना है, चलिए टॉपर्स के मुंह से आपको सुना, ठीक है। मैम बिगिनर्स को कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए कि वो एक सक्सेस के प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके? ठीक है, जैसे कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियसली तो कोई ना कोई टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ाएं, नोट्स बना रहे हैं, मतलब आपको उसको रिवीजन करना। उसके साथ साथ आप 6 से लेकर 12 तक के NCERT करो ही करो, MPPSC हो या UPSC हो। UPSC में कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने के लिए, और जो MPPSC में 3 मार्क्स के लिए मस्ट है NCERT। अभी भी मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे पास है 19 का 20 का पेपर, जो सबसे छूटा है वो NCERT से पूछा है उन्होंने। उसके बाद स्टैंडर्ड एक और बुक चीज़ पे है चाहिए। कि बच्चों को बोलते हैं NCERT पढ़ना, लेकिन NCERT पढ़ना कैसे है ये भी बच्चों को नहीं आता कि स्कूल से पढ़ के आए। तो जैसे हम लोगों ने उनको NCERT पढ़ाई थी अभी, टेस्ट लिया, वही सेम NCERT थी जिससे हम टेस्ट लिया, इनसे क्वेश्चन गलत हुए, तो रिवीजन नहीं किया होगा हाँ सर। हाँ, पढ़ने तरीका नहीं आता। जैसे बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी है फॉर एग्जांपल NCERT में कि ऐसा था, कोई चीज़ थी, तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं वो ये नहीं सोचते कभी। हाँ हाँ, वो ही नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अपन बोलते हैं इनको कि प्लेन एरियाज में ज़्यादा डेंसिटी रहती है पॉपुलेशन की। क्यों? हाँ, क्यों के साथ अगर पढ़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे, और 5 मार्क्स 3 मार्क्स आप यूं ही लिख लोगे, बता रही हूँ PSC में। ठीक, तो फिर वही इनको कि बोलते हैं प्लेन्स को कि सिविलाइजेशन जो होती हैं, जो सभ्यताएं होती हैं वो मैदान में पलती हैं, ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा? गंगा का मैदान हो चाहे अपना मेसोपोटामिया का मैदान, क्यों ऐसा? सोचोगे तो फिर क्वेश्चन आंसर निकलेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क लगाओ बिटवीन लाइंस तो क्वेश्चन आंसर निकलेंगे। बहुत कुछ जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और आज तक का जो सफ़र है उनकी सफलता का, इसमें पूरी बात हमने इनकी सुनी, तो इन्होंने ये कहा कि बेटी परिवार की शान होती है और माता पिता की जान होती है। इन्होंने अपने पिता की मेहनत की खुशी के लिए, उनके मान को बरकरार रखने के लिए मेहनत करी। उन्होंने कहा कि मैंने किस प्रकार से अपने इस ड्यूरेशन को मैनेज किया, कि मैंने कैसे लाइब्रेरी से बचा, या जहाँ पर इम्पोर्टेड, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनपुट देने पे आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, बाहर की लाइब्रेरीज में आपका मनी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस दूसरी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं। कोचिंग की लाइब्रेरी से आपको वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप मिल रहा है जो आपका ऑलरेडी उसी पाथ की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपने मेहनत करके ऐसा मान रखा कि आज इन्हें अपने पिता का सम्मान जीवन पर्यंत के लिए ऊंचा कर दिया। तो अब आपका मौका है कि आप लोग किस प्रकार से अपने अपने परिवार का मान सम्मान को इस प्रकार से ऊंचा करना चाहोगे। मैम ने आपको बताया किस प्रकार से नोट्स बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की कॉपी कैट मत बनिए, नोट्स अपने बनाइए, कंपाइल नोट्स बनाइए। उन्होंने कहा इतनी आंसर राइटिंग करो, इतनी आंसर राइटिंग करो कि रद्दी में बेचने की नौबत आ जाए। क्लियर? ये बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन समझो, इनका मोटिवेशन समझो कि आपको उन्होंने ये कहा कि इतनी प्रिपरेशन करो, इतनी प्रिपरेशन करो, और कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने लक्ष्य को देखो, कैसे आपको बीच की चीज़ें आ रही हैं, समझ लो। आप अपने पिता की जॉब देख के परेशान हो रहे हो, जॉब हर किसी भी प्रकार की जॉब हो, एक व्यापार भी हो, परेशानी वहाँ भी। क्लियर है? आप अपना गोल फिक्स कीजिए कि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है या आपको एक PCS ऑफिसर बनना है, और बस टारगेट पकड़ो। गुरु ने आपसे क्या बात कही, आप गुरु की फॉलो करो। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विश्वास सर का आपकी जर्नी में क्या रोल रहा? स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया NCERT पढ़ना, सर ने ही इंस्पायर किया कि NCERT पढ़ो। और दूसरी बात, न्यूज़पेपर पहले नहीं पढ़ते थे हम लोग, तो एक तो हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम समझ ही नहीं आता था, तो सर का लैंग्वेज बाइलिंगुअल चलता है क्लास में, तो उस टाइम जो न्यूज़पेपर को समझने में बहुत हेल्प की है सर ने। उसके बाद एक बेस बन गया तो फिर हम खुद से करने लगे। उसके साथ साथ हिस्ट्री सर की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिस्ट्री में अभी भी पता है, मैं अभी भी सिवाय उसके लूज एंड के जस्ट रिविजन पर्पज से मेरे नोट्स रखे हुए, बस मैं उसी को रिवाइज करती हूँ। सर की हिस्ट्री बहुत अच्छी है सही में, और सर मेनली स्टैंडर्ड बुक को ही प्रीफर करते हैं, तो वो UPSC में आपको बहुत हेल्प करेगी स्टैंडर्ड बुक। अभी पूनम बोल रही थी हिस्ट्री के सारे कुछ सही मेरे, तो मैंने पूछा क्यों, बोले सब वो नोट्स में से मेरे आए हुए।
बस इसी जुनून को कायम रखिए। और कोई मन में बात आप लोगों के जो आप लोग करना चाहते हो मैम से? अच्छा, कौन कौन इस बार पीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेगा एक बार बताओ। ये बात है ना, जब तक कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं आएगा कि कैसे सिलेक्शन होगा, मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि 2019 का पेपर इतना अच्छा गया कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि बीच में पढ़ना ही नहीं था। हाँ Clear? सही में यही था। और उन्होंने बिना पढ़े भी इस पोस्ट को पाया, तो अच्छा हुआ इन्हें पढ़ा नहीं, समझ रहे हो? ना ऐसा ना हो कहीं पे एमपीपीएससी के मार्क्स यूपीएससी में कंसीडर किए जाए, ठीक है? तो इस प्रकार की जनरली इस प्रकार की सीख जो आपको इनसे मिल सकती है आप लीजिए और इसी प्रकार अपने पथ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? अपना जो इंटरव्यू हुआ था उसमें प्रशांत जी ने आपका इंटरव्यू लिया था। हाँ। तो वो जो अनुभव उनको बोलो थोड़ा सा, हमने क्या बहुत अपने काम कौन से वाले प्रशांत सिंह जो IAS जो आए थे, एक मॉक इंटरव्यू जो आपका हुआ था मॉक वाला। जो उसमें मैं बालाघाट पे हमने पूछा था वेबसाइट पे, हाँ। वो उनका थोड़ा सा बता दो, क्योंकि सर ने बहुत मतलब मुझे बहुत फ़ोन किया आपके रिजल्ट के लिए। अच्छा। हाँ, क्या था वो एक्चुअली एक IAS थे प्रशांत सिंगला जी, तो हमारे यहाँ वो इंटरव्यू लेने आए थे। फर्स्ट बैच 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सिलेक्टेड थे। तो जब मासूम का हम इंटरव्यू ले रहे थे मॉक इंटरव्यू, तो ये जब बाहर निकले काफ़ी समझाया उसको उन्होंने, सर ने, कि ऐसे बोलना है, नक्सलाइट को ऐसे अपन को पॉइंट्स रखने हैं, ये हमारे आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो जब ये निकली इंटरव्यू देखे तो मुझसे बोले कि सर ये सिलेक्शन वाला कैंडिडेट अपना है ना। तो मैंने कहा हाँ सर। तो बोले कि सर फेस अपन इनका जो वीडियो आप डालोगे, वैसे डालने ही मत, डालेंगे तो फेस इनका नहीं दिखाना इस बार। मैंने पूछा क्यों? बोले सर आप मेरी बात मानो ना। तो हमने लास्ट मॉक में इनका फेस हटा दिया था, जो बहुत अच्छा मौका हुआ था इनका, नक्सलाइट मूवमेंट और सब पूछा था। अच्छा, जिस दिन इंटरव्यू था उसके इंटरव्यू शुरू हुए थे उस दिन शायद नक्सलाइट घटना भी हुई थी, हाँ सर वो हुई है ना। थी। तो सर का फिर फ़ोन आया मेरे पास कि बच्चों को बोलना था तैयार करें, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और मैक्सिमम बच्चे गए वो एक सर जो थे मोटे से, नहीं वो यंग बिल्कुल आए थे। हाँ हाँ वो भी काफी अच्छे हाँ। थे, उनको भी काफी नॉलेज था हाँ, सर। यंग थे बिल्कुल, जो IAS हाँ, हाँ। वो उनका था। अच्छा, उनके जो क्वेश्चन थे रियली लग रहा था बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। एक तो नक्सलवाद पे मुझसे पूछा था, और मेरी हॉबी क्या है कि मैं रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने पूछ लिया था कि वहाँ पर बेटा अगर आप SDM हो, ठीक है, और खाने में कुछ जैसे कि हम तो अच्छे पर्पस के लिए आपको खाना सर्व कर रहे हैं ना, लेकिन कुछ गलत मिल जाता है उसमें, तो क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप उसको कैसे कॉन्वे करोगे। तो इतना अच्छा बेस्ट आंसर दिया था उन्होंने मुझे कि मैंने तो नॉर्मली बोल दिया था सर कि मैं टेस्ट करूंगी, तो उन्होंने बोला था कि आप हर जगह बेटा जाके टेस्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि जो भी ऐसे ग्रुप है जो वो कर रहे हैं रॉबिन हुड आर्मी के लिए, सबसे पहले आप उनको रजिस्टर करो। रजिस्टर से करोगे मतलब आपके पास डेटा है, ऑब्वियसली डेटा है, तो उसके बाद उनको वेरीफाई करना पड़ेगा और आप नहीं फंसोगे, जो रजिस्टर जो भी है वो फंसेंगे। इस तरीके से मतलब काफी अच्छा टैकल करना सिखाया था मुझे, लेकिन उतना लेवल का पीएससी का नहीं होता, बिल्कुल वाइवा होता है पीएससी का इंटरव्यू, बहुत ईजी होता है। डोंट वरी पीएससी के इंटरव्यू के लिए, बस मेन से तगड़ा करना है आपको, काम खत्म, सिलेक्शन फिक्स है आपका। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? बस, और आपको कुछ बोलना चाहेंगे क्या एनीवन? चलिए तो लास्ट बात बोलेंगे कि आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है, और मंजिल पानी है उसे खोना नहीं है। क्लियर है? तो इस वक्त का यूटिलाइज कीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। हाँ। आपने इतने कम समय में हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट हो, तो वो कैसे मतलब एक्टिव है? मैं बहुत मतलब मेहनत मैंने पहले बहुत की है। मैं पता यूपीएससी का ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में चुनते, हालांकि पीजी निकला तो ऑप्शनल मैंने एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम में किया, तो मैं अल्टीमेटली तो इंग्लिश मीडियम करूँगा तभी जा पाऊँगा। तो वो कैसे आपने? देखो हिंदी का तो ठीक है, इंग्लिश में मुझे एक बार में नहीं आती थी समझ में कोई भी बुक, तो मैं डिक्शनरी हो गया या जो फोन होता है गूगल से सर्च कर करके हर एक, मेरे पता है ट्रांसलेशन, जैसे कि मैं पहले NCERT पढ़ती ना तो उसमें ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश नहीं पता मुझे तो हिंदी में मैं लिख देती थी। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी ट्रांसलेशन कर करके पढ़ा है, वो एक बार में नहीं होता था, दूसरी बार तीसरी बार में मैं पढ़ती थी, समझना है मुझे। हाँ बिल्कुल, वो तो खुद से ही किया है मैंने जितना पॉसिबल हो पूरा सका। अपने से ट्रांसलेशन तो खुद से ही किया है। अच्छा, एक और मजबूरी थी वहाँ से कि जहाँ हमारे यहाँ पढ़ते थे इस समय, तो मेरे पास हिंदी का मटेरियल नहीं था, तो मैं भी इनको नोट्स इंग्लिश में देता था, तो पढ़ो चाहे हिंदी में लो इंग्लिश में, तो वैसे भी वो इंग्लिश दे हो ही गया था। और इनका ग्रुप में जो बच्चे थे उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। एक और चीज़ था कि ग्रुप भी बहुत अच्छा था इनका। हाँ, ग्रुप काफी हाँ, साक्षी अच्छा वगैरह थे, तो वो काफ़ी इन लोगों का अच्छा ग्रुप था पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए फिर तो
और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, जो भी रहेगा कॉपी में मेंस की कॉपी सर को दे दूंगी, सर ग्रुप पे डाल देंगे, उसमें आपको मेंस में जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर मैं इंदौर में रहूँ तो सर जो भी बुलाना चाहे बुला सकते हैं, मैं आपको मेंस के पहले गाइड कर दूंगी, जो भी मेंस दे रहा है 21 का हो या 22 का, विच एवर, ठीक है। अभी यदि पॉसिबल हो कुछ दिन लाइब्रेरी आ जाना, तो ये जो बच्चे तो चाप हाँ सर वो भी कर सकते कुछ दिन लाइब्रेरी आ जाएगी मासूम भी से पढ़ने, तो आप लोग पढ़ना, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी जिनको आंसर चेक करवाने हैं या कुछ कैसे करना है वो करवा देंगे। चलिए तो ठीक है, इसको सेशन को ये ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं जल्द ही आप लोग भी इसी साइड आएंगे, और अगली बार जब मासूम बुलाएंगे तो तब तक यदि यूपीएससी हो जाएगा तो उधर ऑर्डिनरी सर्विस में सिलेक्शन के बाद बुलाएंगे, और यदि मीनवाइल 19 का एमपीपीएससी का इंटरव्यू हो गया, फाइनल का आ गया, तो उससे पहले हम एज ए एसडीएम वापस से बुलाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं सबकी ब्लेसिंग है कि हो जाए 19 में। चलिए धन्यवाद। ठीक है।